हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि मैंने काफ़ी सारे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के पेपर से उठाया है। एंड ये क्वेश्चंस आपका यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फर्स्ट, which of the following is an example of obligations erga omnes of the states under international law? आप पहले पूछेंगे मैम इससे पहले ये तो बताओ ये मीनिंग क्या है, इस फ्रेज का मीनिंग क्या है ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनिस। देखिए ये बहुत सिंपल चीज है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हम बोलते रहते हैं ना हमेशा, उसी का अलग वर्ड्स में, लैटिन वर्ड्स में उसका मीनिंग ये है ऑब्लिगेशंस एर्गा ओमनिस। इसको इसको क्या याद करना है? एर्गा ओमनिस। ऑब्लिगेशंस तो याद रह जाएगा, उससे उसका कोई चिंता नहीं है। एर्गा ओमनिस क्या मतलब होता है? जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जो सब सारे कंट्रीज को अप्लाई करेंगे, सारे ह्यूमन बींग्स को अप्लाई होंगे, जो बेसिक है उसको ये बोलते हैं। तो अब पूछ रहे हैं कि ऑप्शंस में से ऐसा बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है? आंसर है आपका स्लेवरी। देखिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉर्स तो होता नहीं है, पॉलिटिकल क्राइम से हम कोई भी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो भी हो जाता है उसके बाद प्रोटेक्शन होता है, बट होने से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। बट स्लेवरी जो है वो एक ऐसा फंडामेंटल राइट कह सकते हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस कंट्री सबको अप्लाई होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद कर लीजिए। एंड उसका एग्जाम्पल क्या है? अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और प्रोटेक्शन फ्रॉम स्लेवरी। नेक्स्ट, who among the following remarked international law is positive morality? देखिए पॉजिटिव मोरालिटी का टर्म देखते ही आपको क्या याद आना है? ऑस्टिन। ऑस्टिन के साथ टू टर्म्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर द टू टर्म्स। वन इज सॉवरेनिटी। क्यों याद करना है सॉवरेनिटी? बिकॉज ऑस्टिन ने बोला है, क्या बोला है? लॉ जो होती है वो होती है कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो फर्स्ट आपको वो याद रखना है। सेकंड आपको याद रखना है पॉजिटिव मोरालिटी। तो जो ऑस्टिन है उनके हिसाब से जो लॉ सॉवरेन बनाती है सिर्फ वो होता है प्रॉपर लॉ। ये सब मैं बोल रही हूँ ऑस्टिन के डेफिनेशन से। तो जो लॉ सॉवरेन बनाती है सिर्फ वो है करेक्ट लॉ या प्रॉपर लॉ। जो पॉजिटिव मोरालिटी होती है वो बाकी सब होता है। जैसे इंटरनेशनल लॉ है उसके लिए कोई सॉवरेन नहीं होता है, ये बस सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। मतलब जो सोसाइटी होता है, जो लोग होते हैं वो आपस में आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम कुछ लॉज बनाते हैं, वो है इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, ये तो जूरिस्प्रूडेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वैसे जूरिस्प्रूडेंस के मैंने अलग वीडियो बना दिया है ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो लिंक हो जाएगा एंड वो देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जेनीवा कन्वेंशन। ठीक है, जेनीवा कन्वेंशन क्या बोलता है? फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन क्या बोलता है? फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन ये याद कर लीजिए, डील्स विथ फील्ड। और जो सेकेंड जेनीवा कन्वेंशन होता है वो होता है सी रिलेटेड। एंड थर्ड जेनीवा कन्वेंशन जो होता है वो होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो यहाँ पे क्विक रिविजन कर लेते हैं। तीन चीजें आपको याद रखना है। जेनीवा कन्वेंशन तीन है। फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन डील करता है जो वॉर होती है ऑन फील्ड। फील्ड मतलब ऑन द लैंड, जो भी वॉर्स होते हैं ऑन लैंड उसके रिलेटेड जो भी कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ द वुंडेड एंड द सिक, उसको रेगुलेट करता है फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन। जो सेकेंड जेनीवा कन्वेंशन होता है वो डील करता है नेवल अटैक, जो भी सी में होता है, सी पे जो वॉर्स होते हैं वहाँ पे जो कैप्चर हो जाते हैं लोग, उनके रिलेटेड। और जो थर्ड होता है वो होता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर क्या होता है? आप कहेंगे कि मैम ये कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। फर्स्ट है फील्ड, सेकेंड है सी एंड थर्ड है प्रिजनर्स ऑफ वॉर। प्रिजनर्स ऑफ वॉर वैसे क्या होते हैं? अगर कोई भी कंट्री हार जाती है और उस कंट्री के सोल्जर्स को जो कैप्चर करके विनिंग कंट्री ले जाती है अपने प्रिजन्स में, उनको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, तो वैसे जो सोल्जर्स कैप्चर हो जाते हैं, जिनको विनिंग वाले कंट्री अपने प्रिजन में रखती है, तो उनको कैसे हमें डील करना चाहिए वो भी रेगुलेशंस है। वो है आपका थर्ड जेनीवा कन्वेंशन। ठीक है,
देखिए ये जो जेनीवा कन्वेंशन है ये आपको आएगा अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का ही एक पार्ट है, बट मैं ये इस बार इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, आपको सबको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसराइल पैलेस्तीन अटैक्स चल रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस साल आपका क्लैट में एंड अदर एग्जाम्स में बहुत चांसेस है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से क्वेश्चंस आने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली इसलिए स्पेसिफिक, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैंने बहुत स्पेसिफिक रीजन के साथ ये क्वेश्चन लिया है। ITLOS, पहले देख लीजिए, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ऑफ लॉ ऑफ सी, ये होता क्या है? मैम ये कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, देखिए जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन कंट्रीज, देखिए कंट्रीज हैं, कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, अगर ये डिस्प्यूट्स होते हैं रिलेटिंग टू सी, अगर मैरीटाइम जिसको बोलते हैं मैरीटाइम लॉ, जो भी सी होता है, सी रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसका रेजोल्यूशन कैसा होता है, उसको कहाँ, कौन से कोर्ट में जाके वो डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व करेंगे, वो होता है आपका इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। इस ट्राइब्यूनल में ये याद कर, देखिए अभी मेरे साथ याद कर लीजिए, 21 इंडिपेंडेंट जजेस हैं, हैम्बर्ग में होता है, एंड डॉक्टर नीरू चड्डा है जो इंडिया से गई हैं। ऑल 3 आर करेक्ट, सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है, मेरे साथ यहीं पे पढ़ लीजिए अबाउट ITLOS। ओके, नेक्स्ट, जस्ट कोजेंस क्या होता है? देखिए ये एक लैटिन टर्म है जस्ट कोजेंस, इसका मीनिंग होता है परम्पटरी नॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल। इसका क्या मतलब है मैम, ये टर्म्स क्या है, क्या याद करेंगे? देखो इस पे ध्यान मत दो, कॉन्सेप्ट समझ लो। जस्ट कोजेंस का मतलब होता है कस्टमरी लॉ, बस इतना याद रख लो। अब कस्टमरी लॉ का ही एक अदर वर्ड, अलग नाम है कस्टमरी लॉ का ही, जिसको वो बोलते हैं परम्पटरी नॉर्म। ठीक है, है ना? ठीक है, जस्ट कोजेंस क्या होता है? जो भी कस्टमरी लॉ होता है, जो सारे कंट्रीज एज अ कस्टम फॉलो करती हैं, जो सारे कंट्रीज पे बाइंडिंग होता है, कंट्रीज चाहते हुए भी वो ये कस्टमरी लॉ से बाहर एक्ट नहीं कर सकते। ऐसा जो लॉ है जो सब पे बाइंडिंग है, वो है आपका जस्ट कोजेंस। जस्ट कोजेंस और कस्टमरी लॉ का ही एक और नाम क्या है? ये है परम्पटरी नॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन बहुत मुश्किल लग सकता है बट कुछ है नहीं, जस्ट कोजेंस ऑप्शन ए परम्पटरी नॉर्म, बस। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज प्रोवाइडेड इन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कहाँ पे दिया गया है? इसका याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए, प्रिंसिपल 15 ऑफ स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। ये क्वेश्चन आता है आपका एनवायरमेंटल लॉ पर्सपेक्टिव से भी, और जो एंड इस साल 2023 में ऐसे ट्रीटीज हुए हैं जो इंटरनेशनल लॉ से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसका क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर, इन सब का भी ये कॉम्बिनेशन में है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इस बार आ सकते हैं। नेक्स्ट, ओपिनियो जूरिस क्या होता है? अगेन लैटिन टर्म, ओपिनियो जूरिस होता है ओपिनियन ऑफ लॉ। बहुत लोगों को ये मिस्टेक होती है इस टाइम पे, सब लोग आते हैं और बोलते हैं आंसर इज ए, ओपिनियो जूरिस, ओपिनियन ऑफ जूरिस, है ना? दिस सीम्स टू बी द आंसर। नो, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेसिफिकली मैंने इसलिए लिखा है बोर्ड पे, ओपिनियो जूरिस मीन्स ओपिनियन ऑफ लॉ, नॉट ओपिनियन ऑफ द जूरिस। ओपिनियन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अगर लॉ में ऐसा लिखा है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। ये जो बोलते हैं ना लॉ में लिखा है तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, इसी चीज को हम बोलते हैं ओपिनियो जूरिस्ट, दैट लॉ में ऐसा लिखा है तो आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, रोम स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वॉज एडॉप्टेड इन विच ईयर? यहाँ पे याद कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का बेसिस क्या है? रोम स्टैट्यूट, इट इज अ स्टैट्यूट, रोम स्टैट्यूट, ये भी याद कर लीजिए, एंड इसका कौन सा ईयर है? 1990,
8, ठीक है। आईसीसी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसका बेसिस है रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट कौन से ईयर में अडॉप्ट हुआ था? 1998। एंड ये फाइनली किस ईयर में फाइनली एस्टैब्लिश हुआ था? 2002। ये आप मेरे साथ साथ बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि बाद में ना बस वीडियो देखेंगे फिर फॉरवर्ड कर देंगे फिर भूल जाएंगे, नहीं। अभी मेरे साथ बैठिए, नोटबुक लीजिए, कॉपी लीजिए और साथ साथ लिखते जाइए, बिकॉज ये आएंगे एग्जाम में एंड देन आपको लगेगा अरे तब बाय हार्ट कर लेना चाहिए था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ सब्सिडरी सोर्स? देखिए, दो चीजें याद रख लो, जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं सोर्सेज में 2 टाइप्स होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी या सब्सिडरी। तो ये जो सब्सिडरी है वो होता है ऑप्शन ए, टीचिंग्स ऑफ जूरिस्ट। तो जूरिस्ट इसको क्या बोलते हैं? जूरिस्ट ओपिनियन। तो जूरिस्ट ओपिनियन को हम इंटरनेशनल लॉ में सेकेंडरी सोर्स मानते हैं। जो कस्टम्स होता है, कस्टम्स को हम प्राइमरी सोर्स मानते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अभी पार्ट 2 आएगा, वॉच पार्ट 2 एज वेल। थैंक यू।